वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में समांतर प्लेट संधारित्र के लिए बात कर रहे थे कि उसमें जब परावैद्युत माध्यम नहीं डाला गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा था, परावैद्युत माध्यम डाल दिया था तब प्रेरित विद्युत क्षेत्र ये आ रहा था। इसमें P था वो विद्युत द्रवण था और विद्युत द्रवण को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे थे, जो एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण जितना भी होगा, जैसे एक द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक माइनस और एक प्लस का जोड़ा ही होता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो एकांक आयतन में जितने भी द्विध्रुव आघूर्ण बन रहे हैं उनकी जो वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी, विद्युत द्रवण या द्रवणता इसको बोल सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग थी यहाँ पर विद्युत प्रवृत्ति, उसको डालें। सेकंड हेडिंग इस पर बात करेंगे विद्युत प्रवृत्ति पर। सेकंड हेडिंग है यहाँ पर विद्युत प्रवृत्ति। काई ये वाला, इस पर बात करते हैं। तो देखो विद्युत प्रवृत्ति होगी क्या कि यहाँ पर जो हम विद्युत द्रवण पर बात कर रहे थे, कैपिटल P, जो कैपिटल P है वो प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। खुद भी देख सकते हो जितना ज्यादा आप बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाओगे उनके बीच में विस्थापन उतना ही ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा विस्थापन आएगा उतना ही ज्यादा मान का द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा, और एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण जितने ज्यादा बनेंगे उसके लिए विद्युत द्रवण का मान भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, P के। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा होगा, तो इसलिए विद्युत द्रवण का मान भी ज्यादा होगा। और यहाँ पर जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट जो आता है एप्सिलॉन नॉट, काई और ई। तो दो कांस्टेंट आते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू काई। यहाँ पर जो काई है ये विमाहीन होता है और इसी को ही हम बोलते हैं क्या, विद्युत प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको ही, विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोले तो, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो विद्युत प्रवृत्ति हेडिंग डालो काई, इंग्लिश में लिख लेना इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और लिखें परावैद्युत माध्यम में उत्पन्न विद्युत द्रवण परावैद्युत माध्यम में उत्पन्न विद्युत द्रवण कैपिटल P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के समानुपाती होता है। परावैद्युत माध्यम में उत्पन्न विद्युत द्रवण कैपिटल P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के समानुपाती होता है। अर्थात P प्रोपोर्शनल E, अर्थात P प्रोपोर्शनल E वेक्टर और P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई इनटू E वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3 डाल देना इस पर। देखना जहां काई एक विमाहीन नियतांक है, देखना जहां काई एक विमाहीन नियतांक है जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। काई एक विमाहीन नियतांक है जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। और इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालना इसी में विस्थापन सदिश, जो थर्ड हेडिंग थी हमारी विस्थापन सदिश, उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, विद्युत द्रवण हो गया, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और तीसरा है विस्थापन सदिश।
देखो विस्थापन सदिश, इंग्लिश में लिखें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी वेक्टर से, ठीक है, विस्थापन सदिश। और इसके बारे में पूरा फोकस इधर करो कि देखिए कि जब हम एक समांतर प्लेट संधारित्र था, उसके अंतर्गत परावैद्युत पदार्थ की शीट डाल रहे थे, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ई नॉट वेक्टर प्लस ईपी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। तो अगर हम इसमें आगे इसमें बात रखें, केवल मैग्नीट्यूड पर बात करें कि ई जो होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इसकी वैल्यू रखते हैं सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना था माइनस के पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस के पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा एफ माइनस के पी, और यहां पर जो अगर हम सिग्मा एफ निकालें तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई और प्लस में पी, ये हो जाएगा सिग्मा एफ इक्वल टू, और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इन वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप में, सदिश रूप में अगर हम इसको लिखें तो सिग्मा एफ एन कैप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई वेक्टर और प्लस में कितना पी वेक्टर, इस तरह से। या आप स्टार्टिंग से ही आप इसको वेक्टर फॉर्म में लेकर आ सकते हो कि यहां से ही आप वेक्टर फॉर्म में चला सकते हो इसको, कैसे ई वेक्टर लिखा, इसको वेक्टर फॉर्म में एन कैप लगाकर लिखेंगे, और ये पी वेक्टर इस तरह से एन कैप ई वेक्टर पी वेक्टर और सिग्मा एफ इंटू एन कैप, इस तरह से हम इसको पहले से ही क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, या पहले हमने स्केलर लेकर चला था उसके बाद में भी लिख सकते हो, तो दोनों तरह से कर सकते हो। अब मैंने सीधा लिख दिया इसको वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, दोनों की वैल्यू इसमें पुट की थी और ये लिख दिया। जहां पर जो सिग्मा एफ है वो क्या कहलाता है फ्री चार्ज कहलाता है, फ्री चार्ज डेंसिटी, मुक्त आवेश घनत्व, और इस मुक्त आवेश घनत्व जो कितने के बराबर है एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, तो इस क्वांटिटी को यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इनटू ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, इसी को बोला जाता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी वेक्टर, इस पूरी क्वांटिटी को ही कितना बोला जाएगा यहाँ पर डी वेक्टर के बराबर, यानी कि विस्थापन सदिश के बराबर। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि डी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा एफ एन कैप, क्योंकि दोनों को सदिश रूप में लिख रहे हैं। डी वेक्टर को आप नॉर्मली सिग्मा एफ भी लिख सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए उसको एन कैप और मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं उसमें एप्सिलॉन नॉट इनटू ई वेक्टर प्लस में पी वेक्टर, इस तरह से हो जाएगा। तो देखें इसमें विस्थापन सदिश में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में द्रवण के कारण विस्थापन सदिश हेडिंग डाल दो तीसरी, उसमें लिखें द्रवण के कारण परावैद्युत पदार्थ में द्रवण के कारण परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र ईपी वेक्टर बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नॉट वेक्टर के ईपी वेक्टर बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नॉट वेक्टर के विपरीत दिशा में प्रेरित होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नॉट वेक्टर के विपरीत दिशा में प्रेरित होता है, इसलिए परावैद्युत पदार्थ में परिणामी विद्युत क्षेत्र, इसलिए परावैद्युत पदार्थ में परिणामी विद्युत क्षेत्र E vector equal to E naught vector plus EP vector, E naught vector plus EP vector, E naught vector समीकरण 1 था, EP vector समीकरण नंबर 2 था, इस तरह से लिख देना। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर
रख दो इनको वैल्यूज को और यहां तक लिखो इसको सिग्मा एफ एन कैप इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर यहां तक लिखना है केवल अभी। और यहां तक लिखने के बाद एक लाइन लिखना, यहां एक भौतिक राशि एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, यहां एक भौतिक राशि एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर केवल मुक्त आवेश घनत्व पर निर्भर करती है। एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर मुक्त आवेश घनत्व पर निर्भर करती है। इसे विस्थापन सदिश कहते हैं, इसे विस्थापन सदिश कहते हैं। तथा इसे डी वेक्टर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एवं इसे डी वेक्टर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एवं इसे डी वेक्टर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात डी वेक्टर इक्वल टू सिग्मा एफ एन कैप या केवल सिग्मा एफ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। इसको लिख दो और इक्वेशन नंबर इस पर कितनी हो जाएगी 4 लिख दो यहां तक, इक्वेशन नंबर 4 तक। इसके बाद क्वेश्चन फॉर्म में लिखें एक चीज, क्वेश्चन डालकर लिखो, वहां तक कंप्लीट हो गया 4 तक। उसके बाद क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, सिद्ध कीजिए कि विस्थापन सदिश का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता। सिद्ध कीजिए कि विस्थापन सदिश डी वेक्टर, ब्रैकेट में लिख देना, डी वेक्टर का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये डिपेंड नहीं करता है मीडियम पर, माध्यम कोई सा भी हो, या निर्वात के लिए बात करें या माध्यम के लिए बात करें, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो सेम आएगा, ये कहना चाह रहा है। तो ये सिद्ध करना है हमें, तो आंसर लिखें, चूंकि इधर देखो पहले, चूंकि परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे ई वेक्टर से, और निर्वात में विद्युत क्षेत्र, निर्वात में विद्युत क्षेत्र केवल एक ही था। परावैद्युत माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र था टोटल कितना है, ई वेक्टर काम कर रहा है, जबकि निर्वात में तो ये वाला तो होगा ही नहीं, यानी केवल ये होगा, यानी कि ई नॉट वेक्टर होगा। वो कितने के बराबर होगा बता सकते हो, ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखोगे सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या इस तरह से लिखें कि विद्युत क्षेत्र समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और इसके लिए होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों में सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, तो कितना बचेगा, यहां पर तो नीचे आएगा, इसके लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा और इसके लिए एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे ई इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो माध्यम के लिए तो ये आ जाएगा, और ई नॉट के लिए कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट और ये अपोजिट हो जाएंगे, ई नॉट के संगत एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन को, इसको कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन को 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, कितना लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहां तक इस चीज को देखो कि इसको यदि हम उल्टा करके लिखते तब कितना आता,
उल्टा करके देखते हैं एक बार, रुको। हमें एप्सिलॉन आर निकालना था, तो इसको हम कर देते हैं निर्वात में विद्युत क्षेत्र बटे, इसको लिख देते हैं हम परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र, इस तरह से। तो ये उल्टा हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको ई और इसको ई नॉट वेक्टर, ठीक है। निर्वात के लिए ई नॉट, तो इसका एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा इस तरह से। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें हम एक चीज करते हैं कि ई नॉट वेक्टर अपॉन ई वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। यानी कि एप्सिलॉन नॉट इनटू ई वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन ई वेक्टर आ गया, ठीक है। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1, यानी ये माध्यम के लिए और ये निर्वात के लिए, ये निर्वात के लिए और ये वाला माध्यम के लिए, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब इसको यदि हम माध्यम के लिए लिया है या विस्थापन सदिश के बराबर लिया है, देखो चूंकि डी वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा एफ, डी वेक्टर इक्वल टू कितने के बराबर था, सिग्मा एफ के बराबर। एवं या ऐसे लिख दो पहले कि चूंकि हमने एक चीज पढ़ी थी स्टार्टिंग में, ई नॉट वेक्टर इक्वल टू कितने के बराबर था, सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और सिग्मा एफ कितने के बराबर था, डी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहां से डी वेक्टर को हम कितने के बराबर लिया है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट वेक्टर, इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम लिखें तो समीकरण 1 व 2 से, तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट वेक्टर इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो तीनों को बराबर लिख सकते हैं कि डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट वेक्टर और एप्सिलॉन ई वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। इस तरह से लिख दिया कि डी वेक्टर इक्वल टू, ये तो निर्वात के लिए रहा और ये वाला मीडियम के लिए। जब निर्वात के लिए होगा तो निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात का इलेक्ट्रिक फील्ड, माध्यम के लिए बात कर रहे हैं तो माध्यम की ही विद्युतशीलता और माध्यम का ही विद्युत क्षेत्र। अब दोनों ही बराबर आ रहे हैं, चाहे आप निर्वात के लिए निकालो चाहे माध्यम के लिए निकालो, दोनों ही विस्थापन सदिश बराबर आ रहे हैं। अतः समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि विस्थापन सदिश का मान माध्यम के लिए निकालो या निर्वात के लिए सेम आ रहा है, मतलब वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। तो आगे लिखें इसमें, ऐसे लिख दो पूरा, चूंकि करते हुए इसको पूरा इसी तरह से लिख दो समीकरण नंबर 3 तक। और समीकरण 3 के बाद लिखना, अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि निर्वात के लिए विस्थापन सदिश एवं माध्यम के लिए विस्थापन सदिश का मान, निर्वात के लिए विस्थापन सदिश एवं माध्यम के लिए विस्थापन सदिश का मान समान प्राप्त होता है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि निर्वात के लिए विस्थापन सदिश एवं माध्यम के लिए विस्थापन सदिश का मान समान प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विस्थापन सदिश का मान, अतः हम कह सकते हैं कि विस्थापन सदिश का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता,
इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर व विद्युत प्रवृत्ति इकाई में संबंध। दोनों में संबंध पढ़ा होगा आपने वैसे भी 12th में। परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर और विद्युत प्रवृत्ति इकाई में संबंध, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस काई, ये पढ़ा होगा आपने। ये वाला रिलेशन हमें निकाल कर लाना है। देखें किस तरह से निकालेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि इधर देखो जो डी वेक्टर था हमारे पास वो कितना आ रहा था, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, इतना आ रहा था, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। चूंकि पी वेक्टर कितने के बराबर था, समीकरण नंबर 1 डाल दिया इसको, पी वेक्टर कितने के बराबर था, एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई वेक्टर, इतने के बराबर था। इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया इसको, पी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई वेक्टर के बराबर था, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। और डी वेक्टर कितने के बराबर था, डी वेक्टर अभी निकाला था एप्सिलॉन ई वेक्टर या एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, ई नॉट वेक्टर के। तो एप्सिलॉन माध्यम वाला ले लिया हमने, किसी माध्यम के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि माध्यम के लिए तो क्या होगा, विद्युत द्रवण होगा, परावैद्युत पदार्थ डाला जाएगा तभी तो भाई विद्युत द्रवण आएगा उसमें। तो डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन ई वेक्टर, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से हम वैल्यू पुट करते हैं। 2 व 3 से 1 में मान रखने पर तो 1 में मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, डी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन ई वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर और प्लस में एप्सिलॉन नॉट काई ई वेक्टर, इतना हो जाएगा। ई वेक्टर सभी में से कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट काई, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें से कॉमन लेकर ये कितना हो जाएगा 1 प्लस काई, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर होता है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस काई। ये आ जाएगा आपका परावैद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति में संबंध। लिखना, लिख दो यहां तक पूरा इसको, इक्वेशन नंबर 4 कंप्लीट करो इसको। काफी बार पूछा गया है ये संबंध, 2 नंबर में आता है ये। परावैद्युतांक व विद्युत प्रवृत्ति इकाई में संबंध। लिखना इसमें, इसके बाद लाइन, उपरोक्त समीकरण परावैद्युतांक व विद्युत प्रवृत्ति इकाई में संबंध को दर्शाती है। उपरोक्त समीकरण परावैद्युतांक व विद्युत प्रवृत्ति इकाई में संबंध को दर्शाती है। ठीक है, यहां तक आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।